हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस। इसमें आप देखते हो आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है क्लास 9th के बच्चों के लिए बनाई गई है। उनका चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो देखिए, इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। हम इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के, तो आप लोग वहां से जाके भी इसे देख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, और आप लोग इसको वीडियो को ध्यान से देखना। अब ये नेक्स्ट वीडियो है, हमने इसे पार्ट्स में बांट दिया है ताकि बच्चों को वीडियो ज्यादा लंबी ना लगे और वो इसको शॉर्ट में इजीली समझ पाए। ठीक है, हम मैं इसमें एक एक पॉइंट पे निशान लगाते जाऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और पूरी वीडियो को समझिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप लोग शेयर करना, और हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखो, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है। इसमें क्या था? दास प्रथा का उन्मूलन। देखो, जो उन्मूलन जो शब्द है, इसका मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। अब देखो, फ्रांसीसी उपनिवेशों में, यानी कि जो उपनिवेश क्या होते हैं? गुलाम देश। तो जो फ्रांस ने जिन देशों को अपना गुलाम बना रखा था, तो वहां पे क्या था? वो दास बना के रखते थे उनके लोगों को। तो जैकबिन शासन था, तो उस टाइम पे जैकबिन क्लब के लोग थे, ये भी चाहते थे कि जो ये जो दास प्रथा है, इसे क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। तो इन्होंने इस पे बहुत ज्यादा फोकस करा। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडेलॉप और सैन डोमिंगो तमाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। यानी कि यहाँ से बहुत सी चीजें आती थी। देख सकते हो क्या क्या आ रहा है? नील, चीनी, तमाकू, कॉफी। ठीक है। अब देखो, अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपीय की अनिच्छा का मतलब था बगानों में श्रम की कमी। मतलब क्या था कि वो लोग दूर जाके काम नहीं करते थे। ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाते थे, जिस वजह से बगान जो थे, यानी कि जो उनकी खेती बाड़ी है, वो भी तो कोई करेगा, बगानी भी तो कोई संभालेगा। तो उनके लिए अब क्या था? मजदूरी की बहुत ज्यादा कमी हो रखी थी, मजदूर वगैरह नहीं थे। तो इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या करा? जो भी यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गए, अमेरिका के जो त्रिकोणीय दास व्यापार है, मतलब एक तरह से उन्होंने वहां के जो लोगों को कब्जा कर रखा था, उन्हें दास बना के जो रखते थे, इस चीज का उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश करी ताकि उनसे वो लोग अपने यहाँ काम करा सके। ठीक है। अब देखो, दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू होता है। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, और जहां वे स्थानीय सरकारों से दास खरीदते थे। देख रहे हो, दास मतलब एक तरह से ह्यूमंस ही हैं वो लोग, जिन्हें वो लोग खरीद रहे हैं, एक तरह से अपना नौकर बनाने के लिए। कहाँ लेके जा रहे हैं वो लोग अपने जहाजों को? देखिए, अफ्रीका में जा रहे हैं, और अफ्रीका के लोगों को वहां से पकड़ के लेके आ रहे हैं, खरीद के लेकर आ रहे हैं। दासों को डाक कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागरों के पास कैरिबियाई देशों तक 3 माह तक, मतलब लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता। जैसे कोई गाय बकरी होती है, वहां उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता। ठीक है, जिनको अपने यहाँ पे काम कराना था। और दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांगों को पूरा करना संभव हो पाया। मतलब अब इजी हो गया उनके लिए कि इन चीजों को वो पूर्ति कर सके। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। बोर्दे और जो नानते हैं, ये बंदरगाह है। बंदरगाह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे समुद्री जहाज रुकते हैं। तो जिस वजह से वहां पे दास व्यापार बहुत ज्यादा चलता था, जिससे वो बहुत ज्यादा क्या थे? फल फूल रहे थे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उससे पहले हम देखते हैं कि कुछ ऊपर कोई कहानी आपकी रह तो नहीं गई। ओके, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। चलिए, ओके ओके ओके। OMG, व्हाट इज दिस? ओके। देखिए, क्रांतिकारी महिला ओलंपस दीगूंज का जीवन। देखो, हम इसके बारे में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह महिलाओं ने भी अपने लिए डिमांड्स की कि उनको भी एक तरह से अधिकार दिए जाए, वोटिंग का अधिकार दिया जाए, राजनीतिक अधिकार दिए जाए। ठीक है, तो इसमें एक महिला है जिसका नाम क्या दे रखा है आप? ओलंपस दीगूंज। अब देखो, ओलंपस दीगूंज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि इम्पोर्टेंट रखती है ये। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करा। ठीक है, मतलब वो कहती थी कि जो संविधान है उसमें पुरुषों को ही सारे अधिकार दे रखे हैं,
तो उस चीज का उन्होंने विरोध करा, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। मतलब उन्होंने अपने महिलाओं के लिए भी एक नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानियों और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। अब देखो, सन 1793 में ओलंपस दे गूल्स ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। मतलब आपको पता ही है कि जिस तरह से महिला अपने क्लब बना रही थी, वहां पे वो इकट्ठा होती थी, तो जैकोबिन जो शासन चल रहा था उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें बंद कर दिया। जिससे जो गूंज थे उन्होंने उनके ऊपर क्या करा, हमला बोला, आलोचना करी, उनकी बुराइयां करना शुरू कर दिया। और फिर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया, ठीक है, ओलंपस दे गूंज पर, और उन्हें फिर बाद में फांसी पर लटका दिया गया। तो देखिए, ये कहानियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है आपके लिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलती है, तो आप लोग इन पे भी ध्यान देना। तो चलिए हम चाहते हैं, हम वहीं जाते हैं वापस से। ओके, देखो ओलंपस गूंज ने क्या क्या बातें कही अपने घोषणा पत्र में से, कि औरत को, जो औरतें होती हैं उन्हें जन्माना स्वतंत्र होना चाहिए और पुरुषों के समान अधिकार होने चाहिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि संगठनों, राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुषों और महिलाओं को नैसर्गिक अधिकारों को सुरक्षित करना है। जैसे अधिकार क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। और फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला कि समग्र संप्रभु स्वरोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुष और महिलाओं के संग के सिवाय कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि पुरुष और महिलाएं एक समान एक राष्ट्र के हकदार हैं, तो आप लोग उनको इक्वलिटी दी जाए, यानी कि उनको समानता भी दी जाए। कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे महिलाएं भी अपनी बातें कह सके, रख सके। कोई भी महिला आबाद नहीं है, यानी कि महिला का इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई महत्व नहीं है, कि मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखो, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई जरूर दूंगी, और हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। मतलब उस टाइम पे तो दास प्रथा शुरू हुई थी, तो कोई भी उसका विरोध नहीं कर रहा था। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेश में रहने वाले प्रजा से समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या ना, या नहीं। मतलब वो उन लोगों में क्या हो रही थी, एक तरह से बहस हो रही थी कि भाई जो अधिकार जो है वो सबको मिलने चाहिए या फिर सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को मिलने चाहिए। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरुद्ध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं हो पाया। मतलब भी इस तरह से का कोई कानून नहीं बना कि सबको एक तरह से इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। अब उसके बाद सन 1794 यानी कि 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पास कर दिया, यानी कि उन्होंने अब बोल दिया कि जो भी दास हैं उनको क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही रहा, मतलब कुछ टाइम तक रहा, और 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा का फिर से शुरू कर दिया। बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो, निग्रो जो है अफ्रीका की जनजाति है। ठीक है, ये कोई नया वर्ड नहीं है, क्या है आप लोग समझ जाइए। अफ्रीका के जो लोग हैं उनको निग्रो कहते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि जो मालिक थे उन्हें तो वही दास चाहिए ही थे, तो उन्होंने जो अफ्रीका के निग्रो लोग थे उन्हें गुलाम बनाने की जो स्वतंत्रता मिल गई। मतलब ये कब की बात है, जब नेपोलियन बोनापार्ट आया। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हो गया था, 1848 में। देखिए, ये जो डेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कम्प्लीटली कब खत्म हुआ, तो 1848 याद रखना आप लोग। अब देखो, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। अब देखो 1789 की बात है, ठीक है, जब फ्रांस के पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। मतलब जो अब नई सरकार आई उन्होंने एक तरह से स्वतंत्रता को अपनाया, समानता को अपनाया, जो कि लोगों की जिंदगी में डालने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। वास्तल के विध्वंस, यानी कि वास्तल का जो किला गिरा दिया गया था, उसके बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। देखो सेंसरशिप वर्ड होता क्या है, तो देखो
तो देखिए सेंसरशिप होता क्या है? सेंसरशिप का मतलब होता है ये सरकार द्वारा अखबारों पे लगाया जाता है, जो भी प्रेस चलती है, ठीक है? जिसमें क्या है कि वो लोग सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? अगर वो कुछ भी ऐसा छाप रहे हैं तो उन्हें पहले अनुमति लेनी पड़ती है सरकार से, और अगर वो सरकार के विरुद्ध कुछ भी काम करते हैं तो उनकी संपत्ति सरकार द्वारा हड़प ली जाएगी। तो सेंसरशिप का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसस अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। मतलब राजा को पहले वो दिखाना पड़ता था वो लोग क्या प्रकाशित कर रहे हैं अपनी बुक्स में, अपने अखबारों में, तब जाके वो लोगों के सामने आता। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार दे दिया, जिसको मतलब आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जिसके मतलब क्या हुआ भाई? अब इसके फलस्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई, जहां लोग गांव देहात तक पहुंच गए। मतलब लोग अपनी बातें खुलकर अब रखने लगे। उन्होंने फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा भी दिया। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। अब प्रिंट माध्यम मतलब जब चीजें प्रिंट होके आती है, इसके द्वारा एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उस हुई जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। मतलब लोग अपना तरीका अपना रहे थे कि किस तरह वो लोगों के सामने अपनी बात रखे, कोई नाटक के जरिए, कोई अखबारों के जरिए, कोई पुस्तकों के जरिए अपनी बातें लोगों के सामने रख रहे थे। स्वतंत्र और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। ठीक है भाई, क्योंकि नाटक जो होते हैं या चित्रकारी जो होती है वो मैक्सिमम लोग समझ सकते हैं, और लेकिन जो किताबें हैं उन्हें तो सिर्फ कुछ ही गिने चुने पढ़े लिखे लोग ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक तरह से बहुत ज्यादा खुलकर लोगों के सामने आया। अब देखो हमारा चैप्टर ही खत्म होता है, हम इसका सारांश पढ़ें तो देख सकते हो कि अब देखो नेक्स्ट कौन आ रहा है भाई। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित करता है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट में। और उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी। मतलब वो हर जगह पे अपना कब्जा करना चाहता था। पुराने राजवंशों को उसने हटा दिया और उसने नए साम्राज्य बनाए। उनकी बागडोर अपने खानदानों के लोगों को दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकरण का अग्रदूत मानता था। मतलब वो मानता था कि मैं आधुनिकरण कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू शुरू में देखो ये दशमलव पद्धति है, आप लोग याद रखना, फ्रांस में ही शुरू हुई थी सबसे पहले। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, मतलब वो उनके लिए कुछ करेगा, ठीक है, जो कि जनता को स्वतंत्रता दिलाएगा। पर जल्दी लोगों को समझ आ गया कि वो एक तरह से हमलावर है, सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हत्या कर दी। ठीक है, मतलब 1815 में वो मारा गया और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपाय का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। मतलब अब जो उसकी मृत्यु के बाद उसका बहुत सा असर देखने को मिला। देखो, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता और जनवादी विचार, ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दास्ता के से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। तो आप लोग देख सकते हो कौन हो गया टीपू सुल्तान और दूसरा कौन हो गया राजा राममोहन रॉय। और जो उनके क्रांतिकारी जो फ्रांस थे उनसे उन्होंने बहुत से विचार लिए हैं। आप लोग जानते होंगे भारत के महान पुरुषों में से ये है, जाने जाते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये चैप्टर का लास्ट था। और अगर आपको कुछ और इससे रिलेटेड कुछ भी चीज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसे जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक, इसके सारे पार्ट्स जो है हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी इसे देख सकते हो। ओके, हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करना और हमारे साथ ऐसे बने रहिए और कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी हो। हमारी मेहनत को आप लोग प्लीज सपोर्ट करना।
आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप वीडियो को दोबारा से देखना चाहते हो तो इसे दोबारा से देखना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, और अगर आपको कुछ स्पेशल वीडियोज़ और चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।